नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आदित्य सिंह, हिंदी की दुनिया अपने इस परिवार में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथ में आप बहुत सब अच्छे से होंगे, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं। बताइएगा कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं अपने सर्वनाम पार्ट 2 के दूसरे अध्याय में, जहाँ हम सर्वनाम पार्ट 2 को खत्म कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सर्वनाम पार्ट 1 से भी बहुत कुछ सीखे होंगे और उसी प्रकार आज हम सर्वनाम पार्ट 2 से भी बहुत कुछ सीखते हुए आज सर्वनाम पार्ट 2 के इस अध्याय को खत्म करेंगे। तो बताइएगा कैसे हैं आप सब और ले चलते हैं सीधे टॉपिक पे। देखिए मैंने सर्वनाम पार्ट 2 आज पढ़ेंगे हम, लेकिन हम पूर्व के अध्याय में यानी सर्वनाम जब हम शुरू किए थे, ठीक है, जब हम सर्वनाम शुरू किए थे मेरे मित्र, तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया था। मैंने सारी चीजें व्हाइट बोर्ड पे पहले से लिख ली है। पहले से लिखने का थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि हमें थोड़ा समय मिल जाता है अपने टॉपिक को जल्द से जल्द शुरू करने का। तो देखिए पूर्व के अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, सर्वनाम की मैंने आपको परिभाषा बताई थी। आप याद करिए मैंने क्या बताया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं मेरे भाई, सर्वनाम कहते हैं। फिर सर्वनाम के हमने मूल प्रकार को जाना था। मैंने बताइए सर्वनाम के मूल प्रकार यानी सर्वनाम शब्दों की संख्या कुल कितनी होती है, बताइएगा। सबको याद होगा, बोलेंगे हाँ भैया आपने बताया था कि सर्वनाम के मूल प्रकार की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। यानी क्रम से हम चले थे, एक भी कोई चीज ऊपर नीचे करके नहीं, हमने क्रम चला, हम क्रम से पढ़े थे। सबसे शुरुआत हमने सर्वनाम से की थी, उसके बाद फिर हमने मूल प्रकार पढ़े थे और मूल प्रकार के बाद जब मूल प्रकार पढ़ लिया फिर हमने सर्वनाम के भेद पढ़े थे। फिर याद रखिए मैंने आपसे सवाल किया था कि जो सर्वनाम शब्दों की मूल संख्या 11 होती है, इन्हें हम कहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे जब हम भेद पढ़ेंगे मेरे भाई, जब हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे तो इन्हीं भेदों में, इन्हीं 6 भेदों के अंतर्गत इन 11 शब्दों को विभाजन करके इन्हीं सब 11 शब्दों को क्या किया गया, विभाजित किया गया इन्हीं सर्वनाम के 6 भेदों के अंतर्गत। इतना मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर जब हम भेद पढ़े और मैंने उन 11 शब्दों को लिखकर इसमें विभाजित करते हुए मैंने एक चीज बताई भी थी। अगर आपने अभी तक सर्वनाम पार्ट 1 नहीं देखा तो YouTube पे वीडियो अवेलेबल है, आप प्लीज जाइए पहले सर्वनाम पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि अगर आपको 2 समझना है तो पार्ट 1 देखना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्टली सर्वनाम पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी चीजें मुश्किल होगी समझने में, क्योंकि सर्वनाम अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, तो पहले आपको संज्ञा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो संज्ञा की वीडियो भी अवेलेबल है मेरे YouTube चैनल पे, हिंदी की दुनिया पे जाइए, जहाँ पे आपको संज्ञा पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में वीडियो पड़ी हुई है, तो पहले आप उनको देखिए। तो चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। तो मैंने सर्वनाम के भेद में आपको कहां तक मैंने पढ़ा दिया था, निश्चयवाचक सर्वनाम हम पढ़े थे, जहां पे हमने जाना था, जहां पे हमने सीखा था कि निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था कि यहाँ भी कोई भी चीज अनिश्चित नहीं रहती, किसी चीज का अस्थायी रूप से पता ही नहीं चलता। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा था कि वह सर्वनाम जो वह सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। तो मेरे भाई हम सर्वनाम के 3 भेद पढ़ चुके थे और आज हमें शुरुआत करनी है चौथे सर्वनाम से, 5वां और छठा, जो कि छठा सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बताया था कि सर्वनाम के सभी भेदों में सबसे जटिल भेद माना जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और अधिकतर प्रश्न, ज्यादातर प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से सर्वनाम के सभी भेदों में पुरुषवाचक सर्वनाम से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये मैंने पूर्व के अध्याय में हमने इतना पढ़ लिया था और आज चलेंगे हम चौथे सर्वनाम से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो बताइएगा कि आप सब रेडी हैं, बोलेंगे हाँ भैया हम रेडी हैं, अब हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए फिर मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप देख लिए होंगे और आज एकदम मजेदार तरीके से हम सर्वनाम पार्ट 2 के इस अध्याय को खत्म करेंगे। चलिएगा, देखिएगा जरा, देखिएगा क्या था हमारा चौथा सर्वनाम, क्या था देखिए। चौथा सर्वनाम हमारा था, बोले भैया संबंधवाचक सर्वनाम। क्या था, संबंधवाचक, बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर परिभाषा के माध्यम से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। और इसके बताइएगा इसके प्रायोगिक शब्द मैंने क्या बताए थे, इसके प्रायोगिक शब्द मैंने क्या बताए थे। पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, वे सर्वनाम, ठीक है, वे सर्वनाम। अब जिनकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता है वो चीज लिख के, बाकी तो हम आपको प्रायोगिक शब्दों के माध्यम से कुछ सर्वनाम हम आपको बता देंगे, ठीक है। वे सर्वनाम लिखेंगे, वे सर्वनाम जो अपना संबंध, वे सर्वनाम जो अपना संबंध किसी, बोलेंगे किसी दूसरे
सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम के साथ, बोलेंगे किसी दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, किसी दूसरे सर्वनाम के साथ, किसी दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, किसी दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। देखिएगा मैंने क्या लिखा है, फिर देखेंगे। वे सर्वनाम जो अपना संबंध, देखिएगा, वे सर्वनाम जो अपना संबंध किसी दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। यानी सबसे पहले हम इसके प्रायोगिक शब्द को देखेंगे, ठीक है। बड़ी धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। इसके प्रायोगिक शब्द क्या है? इसके प्रायोगिक शब्द हैं जो, सो, है ना, और इसकी कुछ कारक विभक्तियां, ठीक है। मैं याद आपको मैं कारक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कारक के 8 भेद होते हैं, उसमें एक भेद होता है संबंध कारक, ठीक है। का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी जैसे संबंध कारक की विभक्तियां चिन्ह होती हैं, ठीक है। तो और जो, सो के कारक विभक्तियां अभी मैं आप जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़िए, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ आप वैसे सुनिए। जब हम कारक पढ़ेंगे तब हम चीजों को जान पाएंगे कि और चीजें कितनी होती हैं। जो, सो से बताइए और क्या क्या शब्द आप निर्मित कर सकते हैं, बताइएगा। जो, सो से बताइएगा, जो, सो से बताइएगा। जैसे भी एक शब्द है वो भी बन सकता है, बोलेंगे हम भैया जैसे भी बन सकता है, ठीक है। जैसे, वैसे, है ना, बताइएगा जैसे, वैसे, और क्या क्या बन सकता है, जिसका, ये लिखते रहिए। ये और क्या बन सकता है, जैसे, वैसे, जिसका, उसका, उसकी और आदि प्रकार के आप शब्द बना सकते हैं, ठीक है। आदि प्रकार के आप शब्द बना सकते हैं, ठीक है, इनके माध्यम से। और जो सो है ये मुख्य प्रायोगिक शब्द होने वाले हैं किसके? संबंधवाचक सर्वनाम के। यानी जो, सो के माध्यम से संबंधवाचक के उदाहरण की हम पहचान कर पाएंगे, यानी इनके जो उदाहरण बनेंगे उसमें जो, सो की मौजूदगी रहेगी। अच्छा, अब जरा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हमने लिख लिया इसके बारे में, अब जरा समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है वे सर्वनाम जो अपना संबंध किसी दूसरे सर्वनाम के साथ जुड़ेगा। यानी ध्यान दीजिए, और इसको हम एक चीज और भी कहते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है। पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दो उपवाक्य यानी दो अधूरे से वाक्य, दो अधूरे वाक्य आपस में मिलकर एक पूर्ण वाक्य को बनाएंगे और एक सार्थक वाक्य यानी एक सार्थक अर्थ भी देंगे। मैंने क्या कहा कि संबंधवाचक सर्वनाम उसे भी कहते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, और जब दो उपवाक्य मिलते हैं तो एक पूर्ण वाक्य बनता है, एक सार्थक वाक्य बनता है। जैसे पहले हम दो अधूरे वाक्य को लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले बताइएगा। और मैंने क्या कहा, ये आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपको चाहे आप दो उपवाक्यों के माध्यम से समझे, चाहे एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से जब संबंध स्थापित करता है इस माध्यम से भी याद रखें, दोनों ही बात सेम है, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल इसका लिखवाता हूँ, एक एग्जाम्पल आपका लिखवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वह सफल होगा। मैंने क्या कहा, पहले इस सर्वनाम के माध्यम से देखते हैं। जो मैंने परिभाषा लिखा है, जो मैंने संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जो मैंने कथन लिखे, इस कथन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि वे सर्वनाम जो अपना संबंध किसी दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ता है, स्थापित करता है, और स्थापित करने के बाद एक पूर्ण वाक्य को बनाता है, एक सार्थक वाक्य को बनाता है। तो जरा सा आप देखिएगा, मैंने ये जो लिखा है, जो परिश्रम करेगा, बस आप इस लाइन को देखिए, इसको आप भूल जाइए। मैंने क्या लिखा है, जो परिश्रम करेगा। अब बताइए, मैं अगर आपसे बोलूं जो परिश्रम करेगा, आप क्या समझते हैं इतनी बातों से? मैंने आपसे कहा बताइए जो परिश्रम करेगा, क्या आप इन्हीं बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे भैया ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो अधूरा वाक्य लिखा हुआ है। यही मित्र तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दो अधूरे वाक्य ही मिलते हैं तब जाके एक पूरा वाक्य बता। अभी जो परिश्रम करेगा, क्या ये कोई अर्थ दे रहा है? क्या आप इससे कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं। लेकिन जैसे मैं इसके आगे बढ़ा, फिर मैंने क्या लिखा था, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब जाके जब पूरी आप एक साथ लाइन पढ़ोगे तब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा भाई आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब दो अधूरे वाक्य मिलेंगे, यानी जब दो उपवाक्य मिल के एक नए वाक्य को बनाएंगे और एक सार्थक वाक्य बनाएंगे। तो देखिएगा कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यानी उसकी सफलता किस बात पे निर्भर करती है? उसके परिश्रम पे। वो जितना परिश्रम करेगा उतनी वो सफलता पाएगा। तो अब इस परिभाषा के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि वे सर्वनाम जो अपना संबंध, अब बताइए एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है, इसकी एक और पहचान है। तो बताइए जो भी एक सर्वनाम मैंने लिखा था, जो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोगिक शब्द है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो और वह क्या है, आपको ये अब हर एग्जाम्पल
पर मैं आपकी 2-3 उदाहरण मैं आपको लिखवाऊंगा और 2-3 उदाहरणों में आपको एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के संबंध को खोजना होगा, ठीक है, उन सर्वनाम को आपको खोजना होगा उन उदाहरण के अंतर्गत, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी जो मैं आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए और भी उदाहरण के माध्यम से हम थोड़ा इस पे और पकड़ बना देते हैं, इस पे और अपना पकड़ स्थापित कर लेते हैं, थोड़ा और अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज और, एक उदाहरण और आता है इसके अंतर्गत, देखिए, जिसकी, देखिएगा, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बताइएगा इसमें कौन से दो सर्वनाम है जो एक दूसरे से संबंध जोड़ रहे हैं, बताइएगा। तो बोलेंगे जिसकी और उसकी एक सर्वनाम है, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस ये एक दूसरे से जुड़ के एक पूर्ण वाक्य को जन्म दे रहे हैं, पूर्ण वाक्य को, एक सार्थक वाक्य को बना रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से यहाँ देखिए संबंध स्थापित कर रहा है कि नहीं, बताइए कर रहा है कि नहीं। बोलेंगे हाँ भैया, यहाँ पे एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से हमें संबंध स्थापित करते हुए दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा आप लिखेंगे, इसी प्रकार आप तीसरा लिखेंगे। सोचिए और क्या आप लिख सकते हैं, और क्या आप लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, जैसा देश, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, वैसा भेष। देखिए ये भी एक वाक्य बना, ठीक है। तो बताइएगा इसमें कौन से वो दो सर्वनाम है। बोलेंगे हाँ भैया, अब हम पहचान पा रहे हैं, जैसा और वैसा एक सर्वनाम है, यहाँ पे संबंध स्थापित करते हुए दिख रहा है और संबंध स्थापित के साथ साथ वाक्य का निर्माण भी कर रहा है, एक सार्थक वाक्य भी देते जा रहा है, ठीक है। बताइएगा चौथा, एक आखिरी उदाहरण हम लिख लेते हैं, आखिरी उदाहरण लिख के हम संबंधवाचक सर्वनाम का अभ्यास को खत्म करते हैं, ठीक है। और आखिरी का उदाहरण क्या होने वाला है बताइएगा, आखिरी का उदाहरण क्या होने वाला है बताइएगा। जैसा देश वैसा भेष, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। और बताइएगा और क्या उदाहरण हो सकता है इसका, सोचने का प्रयास करिए, और उदाहरण क्या हो सकता है बताइएगा, और उदाहरण क्या हो सकता है बताइए, सोचने का प्रयास करिए। और आप भी कॉपी पेन लेके बैठिए और इन शब्दों की सहायता से, इन प्रायोगिक शब्दों की सहायता से आप इसके उदाहरण को बनाने का प्रयास करिए, इसके उदाहरणों का बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। और एक चीज जरा इसमें जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए कि संबंधवाचक सर्वनाम में लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। आपसे देखिए किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से सवाल पूछ सकता है, ठीक है, और पूछा भी गया है, पूर्व के एग्जाम्स में ये चीज पूछी भी गए हैं कि उस सर्वनाम को क्या कहते हैं, ऐसे सर्वनाम के नाम बताइए जिनमें लोकोक्तियों को प्रयोग किया जाता है। जब मैं आपको लोकोक्तियां और मुहावरा अध्याय पढ़ा रहूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि लोकोक्तियां और मुहावरा में क्या अंतर होता है। लोकोक्तियां वो होते हैं बच्चों जो लोगों द्वारा कही गई उक्तियां होती हैं, लोगों के द्वारा जो कही गई वो उक्तियां होती हैं, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण और लिखता हूं, ठीक है, देखिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। ये भी हमारा एक यहाँ पे संपूर्ण वाक्य, दो उपवाक्य मिलते हुए एक वाक्य बनते हुए हमें दिखाई दे रहा। बताइएगा एक सर्वनाम को आप खोज पा रहे हैं कि जैसी और वैसी भी क्या है, एक सर्वनाम है जो एक दूसरे से संबंध जोड़ के एक संपूर्ण वाक्य, एक सार्थक वाक्य को बना रही है। तो बताइएगा मित्र, आपको संबंधवाचक सर्वनाम समझ में आया कि नहीं। हमारा सर्वनाम के जो भेद में हमने अब तक पढ़ चुका 4 सर्वनाम, यानी चौथा सर्वनाम हमने क्या पढ़ा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वे सर्वनाम जो अपना संबंध किसी दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। और मैंने इसके कुछ प्रायोगिक शब्द लिखा है। प्रायोगिक मतलब शब्द उन सर्वनाम के संदर्भ में उन शब्दों का प्रयोग करके उदाहरण बनाए जाएंगे, उन्हीं को प्रायोगिक शब्द कहते हैं। और जो इसके मुख्य प्रायोगिक शब्द हैं और इनकी कारक विभक्तियों की सहायता से आप जैसे वैसे, जिसका, उसका, उसकी, ठीक है, उन्हें जैसे आदि शब्दों को बना निर्मित करके, ठीक है, आदि जैसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, ठीक है। और इन्हीं की सहायता से उदाहरण आप बना पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको 2 तरीके से इसकी पहचान करना बताया। पहला कि एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हुए वाक्य को बनाएगा, वाक्य को सार्थक करेगा। दूसरा कि जब दूसरी पहचान ये बताई थी कि दो अधूरे वाक्य आपस में मिलकर पूर्ण वाक्य को बनाएंगे। तो मैंने आपको 2 पहचान दे दी, मैंने आपको 2 तरीका दे दिया संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान के लिए। तो उम्मीद करता हूं, आपसे आशा करता हूं कि संबंधवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया होगा। बताइएगा
बताइएगा इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं। बताइएगा अब तक मेरे द्वारा जो कुछ भी बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो अब हम तैयार हैं आगे जाने के लिए। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर इसको मिटाने चल रहे हैं। देखिएगा आगे आगे आएंगे, आगे आएंगे और आगे अब कौन सा हमें सर्वनाम पढ़ना है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे सर्वनाम का पांचवा भेद है। देखिएगा सर्वनाम का पांचवा भेद है। कौन सा भेद है जा देखिएगा। पांचवा सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक सर्वनाम। पहले इसी परिभाषा को लिखते हैं, ठीक है। परिभाषा को लिख के इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्या लिखेंगे, वे सर्वनाम जो देखिएगा, वे सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वतः यानी खुद से, स्वतः या अपने लिखेंगे या अपने आप का बोध कराए। अपने आप का क्या कराए? बोध कराए। माफ करिएगा, अपने आप का क्या कराए? बोध कराए। देखिएगा मैंने क्या कहा, निजवाचक सर्वनाम में मैंने क्या लिखा है? वे सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वतः या अपने आप का बोध कराए। यानी ये स्वयं खुद स्वतः, इसके क्या होंगे? प्रायोगिक शब्द होंगे। निजवाचक सर्वनाम के क्या होंगे? प्रायोगिक शब्द होंगे। अब जरा समझने का प्रयास करिए कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। बच्चों इसके उदाहरण में जो कर्ता होता है, कोई भी कार्य को, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कर्ता जो कुछ भी कार्य करेगा वह स्वयं से करेगा। वो अपनी मौजूदगी की उपलब्धता में उस कार्य को करते हुए दिखेगा, यानी किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति की इसमें मौजूदगी नहीं रहेगी। तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो कर्ता होता है, आप पूछेंगे भैया कर्ता क्या है? कर्ता जो वाक्य में कोई कार्य कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा मुझे कल दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का कार्य किसके द्वारा होगा? मेरे ही द्वारा तो हुआ। तो मेरे द्वारा जब दिल्ली जाने का कार्य हुआ तो मैं क्या हो गया? मैं कर्ता हो गया। कर्ता यानी जो कार्य को करता है, ठीक है। तो इस वाक्य के उदाहरण में जो कर्ता दिखेगा वो अपने कार्य को करते हुए स्वयं दिखेगा, खुद से ही दिखेगा, ठीक है। और इन्हीं शब्दों की सहायता से, ठीक है, इन्हीं शब्दों की सहायता से, इन्हीं प्रायोगिक शब्दों की सहायता से निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण का निर्माण होता है। अब चलिए हम भी उदाहरण के माध्यम से थोड़ा उदाहरण बनाने का प्रयास करते हैं। बताइएगा पहला उदाहरण क्या होगा? मैं जैसा मैंने कहा, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा। अब मेरे दिल्ली जाने का कार्य मेरे ही द्वारा तो किया जाएगा और किसी के द्वारा तो नहीं हो रहा है, तो स्वयं का बोध होगा, ठीक है। तो आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको सर्वनाम की पहचान करनी पड़ेगी। स्वयं हुआ, खुद हुआ या स्वतः हुआ, ठीक है, अपने आप हुआ, या किसकी पहचान कराएगी? निजवाचक सर्वनाम का। बोलेंगे इतनी सी बात आप बोलेंगे नहीं भैया अब हमको समझ में आ रहा है, हमें अब ये बात नहीं भूलनी है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? चला दूसरा प्रयास करते हैं। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए काम खुद से यहाँ किया जा रहा है, ठीक है। काम यहाँ खुद से, और भी लिखेंगे, उदाहरण लिखने के प्रयास करेंगे। मैं खुद पोछा लिखेंगे। मैं खुद पोछा, घर के कामकाज होते हैं ना, अगर जो अकेले रहते होंगे, मेरे मित्र मेरे भाई अपने घर से दूर, ठीक है, मेहनत कर रहे होंगे तो अपने घर के सारे काम तो खुद ही करते होंगे, तो खुद ही हम सब जीते जाते उदाहरण है किसके? निजवाचक सर्वनाम के। मैं खुद पोछा लगाऊंगा, ठीक है। और लिखिए, और लिखने का प्रयास कीजिए। अंतिम उदाहरण लिखिए, ठीक है, अंतिम उदाहरण लिखिए, प्रयास कीजिए आप भी बनाने का। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा। यहाँ दिल्ली जाने का कार्य, यहाँ पे दिल्ली जाने का कार्य स्वयं मेरे द्वारा हो रहा है। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। खोजिए, जरा खोजिए, स्वयं है ना, खुद
ये देखिए ये सारे अपने अपने अपनेपन का बोध करा, निजता का बोध करा। निजवाचक सर्वनाम में निजता का बोध होता है, यानी यहाँ पे कर्ता के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाएगा उसके माध्यम से ही किया जाएगा, किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति की सहायता से नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये चौथा में लिख रहा हूं, मैं पत्र खुद लिखूंगा। देखिए मैं पत्र खुद लिखूंगा, मैं पत्र खुद लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पत्र लिखने की भी, यहाँ पत्र लिखने की बात किसके द्वारा की जाएगी? मैं के द्वारा, यानी मैं ही अकेले पत्र लिखूंगा और कोई नहीं लिखेगा। तो बताइएगा निजवाचक सर्वनाम के प्रयोगी शब्द की पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं? बोलेंगे हाँ भाई आप कर पा रहे हैं। तो बताइएगा ये बड़ी साधारण सा सर्वनाम है, इसको समझने में किसी भी बच्चे को मुझे लगता है कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो स्वयं, खुद, स्वतः या अपने आप का बोध कराए, या अपने आप का बोध कराए। फिर मैंने क्या कहा था, फिर आगे मैंने पढ़ाते पढ़ाते बोला था कि इसमें कर्ता के द्वारा अपने कार्य को किया जाएगा, इसमें कर्ता के द्वारा अपने कार्य करते हुए दिखेंगे, और फिर इन्हीं शब्दों की सहायता से कर्ता अपने कार्य को करेगा। जैसे मैंने कहा मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। अब देखिए यहाँ सारे काम खुद से किए जा रहे हैं, किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी में किसी भी कार्य को नहीं किया जाएगा। मैं खुद पोछा लगाऊंगा, मैं पत्र खुद लिखूंगा। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। और इस प्रकार के शब्दों की सहायता से मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, आप भी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण का निर्माण कर सकते हैं। तो बताइएगा कि आपको इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? बोलिएगा आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि नहीं? आशा करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। देख लीजिएगा एक बार साइड में हट जा रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं और सर्वनाम के अपने अंतिम भेद को पढ़ते हैं। ठीक है, सर्वनाम के अंतिम भेद को पढ़ते हैं, एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटाता हूं। तो चलिए, ठीक है, उम्मीद करता हूं देख लिए होंगे, तो मैं इसको अभी मिटाता हूं। देखिए आगे आइए, चलिए अब इसका अंतिम भेद क्या है मेरे प्यारे भाई? इसके अंतिम भेद क्या है? सर्वनाम का अंतिम भेद क्या था? मैंने बताया था सर्वनाम का जो मैंने अंतिम भेद पे रखा था वो था पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम के भेदों में सबसे जटिल सर्वनाम माना जाता है। ठीक है, तो छठा और सबसे अंतिम, इस क्लास का सबसे अंतिम अध्याय। ठीक है, क्या था बताइएगा? लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, पहले इसके बारे में लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वे सर्वनाम, ठीक है, वे सर्वनाम लिखेंगे पहले, वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं, जो तीन पुरुष का वर्णन करते हैं। ठीक है, वर्णन करते हैं, यानी तीन पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, और तीन पुरुषों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें तीन पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये लिखेंगे, अभी आप जैसे लिख पा रहा हूं ऐसे लिखिए। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके हम इन प्रकारों को समझेंगे। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, और देखिएगा पहला प्रकार कौन सा होता है? पहला प्रकार इसका होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक बोलेंगे। पहला प्रकार कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या होता है? पहला भेद होता है। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको? देखिएगा पहले इसके बारे में लिखवा दे रहा हूं थोड़ा सा। वे सर्वनाम जो बोलने या लिखेंगे बोलेंगे साथ में, वे सर्वनाम जो बोलने या लिखने वाले। ठीक है, थोड़ा सा इंक स्लो हो गया, मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। आप मेरे शब्दों को सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, थोड़ा सा इंक स्लो हो गया है तो थोड़ा प्रयास करिएगा, एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। वे सर्वनाम जो बोलने या लिखने
अपने लिए प्रयोग करते हैं। फिर मैं इसके प्रायोगिक शब्द लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ आपको। वे सर्वनाम जो बोलने या लिखने वाले अपने लिए प्रयोग करते हैं। अपने लिए क्या करते हैं बताइएगा? अपने लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके प्रायोगिक शब्द क्या होते हैं? इसके प्रायोगिक शब्द मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। इसके प्रायोगिक शब्द होते हैं मैं, और क्या होता है बताइएगा? मैं और हम। अब इतनी बातें ये लिखने की बातें थी। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने अब यहाँ पे मैं अंतिम भेद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान थोड़ा ज्यादा लगाइए, क्योंकि सबसे जटिल सर्वनाम के भेदों में माना जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का वर्णन करता है, और ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। और पहला प्रकार क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो बोलने या लिखने वाले अपने लिए प्रयोग करते हैं। जब मेरे मित्र, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने संदर्भ में किसी को परिचय देते हैं, जब आप अपनी बातें किसी और से आप करते हैं, ठीक है, जब अपने बारे में आप किसी और को बताते हैं, तो आप जिन शब्दों की सहायता से अपना परिचय समाज में किसी व्यक्ति को सामने देते हैं, जिन शब्दों की सहायता से आप अपना परिचय समाज में देते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अगर आपको अपने बारे में किसी से बात करनी है, ठीक है, आप अपने बारे में किसी को परिचय देना है, तो आप मैं और हम जैसे शब्दों का ही तो प्रयोग करके देंगे। जैसे मैंने बोला मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने बारे में तो बोल रहा हूँ, तो मैं जैसे शब्द का मैंने सहारा लिया कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया बोल। अब आपकी बातें थोड़ी हमें समझ में आ रही हैं। तो यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो बोलने या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है। अब कोई बोलने वाले व्यक्ति अगर अपने लिए प्रयोग करेगा तो किन शब्दों की सहायता से बोलेगा? मैं और हम की सहायता से बोलेगा। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, मैं और हम में अंतर क्या होता है बताइएगा? उम्मीद करता हूँ मेरे जो होशियार मेरे भाई होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, जो तैयारी करने वाले, उनको पता होगा मैं और हम में एक बड़ा ही विशेष अंतर होता है कि मैं क्या है एक वचन है और हम क्या है बहुवचन है। इनके बीच के अंतर आपको बेहद अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। मैं क्या है एक वचन है और हम क्या है बहुवचन। जैसे मैं बोलूं कि मैं अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यानी मैं अपने अकेले एक पर्सन हूँ जो अकेले अपने बारे में बता रहा हूँ। अभी मैं कहूँ यहाँ पे सभी सारे टीचर्स रहते हैं मेरे विद्यालय, तो मैं आपको कहता हम सारे टीचर्स आपको मिलकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं और हम में एक मात्र वचन के आधार पर अंतर होता है कि मैं एक वचन शब्द है और हम क्या है बहुवचन शब्द है। बताइएगा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? मुझे मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को आपको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो बोलने या लिखने वाला व्यक्ति अपने संदर्भ में उन शब्दों का प्रयोग करके अपने सामने किसी का परिचय देता है, ठीक है। यानी आप अगर किसी के सामने बोल रहे हैं तो जिन शब्दों की सहायता से आप अपने बारे में बोलेंगे वह मैं और हम जैसे ही शब्द होने वाले हैं, ठीक है। बोलिएगा आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया समझ में आई। अब जरा देख लीजिए, फिर हम इसके उदाहरण का अभ्यास करने वाले हैं। आप एक बार जरा देख लीजिए उनके उदाहरण का, फिर इसके बाद अभ्यास करने वाले हैं। चलिए ठीक है, मिटाते हैं। इसको भी मिटा देता हूं मैं, एक मिनट रुक जाइएगा। आइएगा देखते हैं। पहला भेद मैंने क्या लिखा है? उत्तम पुरुषवाचक। क्या लिखाया था? उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, देखेंगे बोलेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके क्या मैंने प्रायोगिक शब्द बताए थे आपको? मैं और हम। ये आपको हर हाल में मित्र ये आपको याद रखना है कि उत्तम पुरुषवाचक का सर्वनामिक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रायोगिक शब्द क्या है। जब आप प्रायोगिक शब्द याद रखेंगे तब आप उदाहरणों का सही चयन कर पाएंगे कि जब भी आपसे कभी पेपर में पूछ दिया पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में तो आप भ्रमित नहीं हो पाएंगे। तो इनके प्रायोगिक शब्द को आपको याद रखने हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये इसके मुख्य प्रायोगिक शब्द हैं। और आप इसके साथ में और क्या होता है, इसके मैं और हम के साथ में इसकी कारक विभक्तियों के द्वारा बनाए गए तमाम प्रकार के आदि प्रकार के शब्द होते हैं। तमाम कारक विभक्ति भी, इसके कारक विभक्ति से क्या बनाएंगे, इनसे और भी सारे शब्द बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं से और क्या बन सकता है, मैं और हम से क्या और कौन कौन से सारे वो सारे शब्द बन सकते हैं जो आप अपने बारे में बोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बताइए, मैं से बताइए मेरा बन सकता है कि नहीं? बोलेंगे हाँ बिल्कुल। मैंने बोला तुम मेरा यह काम कर दो, तो मैं अपने बारे में तो बता रहा हूँ कि मेरा यह काम करना है, ठीक है।
मेरा हो सकता है, बताइएगा मेरी भी तो हो सकता है, जो अपने बारे में बताए। मेरा हो सकता है, मेरी हो सकता है, और बताइए और क्या हो सकता है? मेरा, मेरी, और बताइए मुझे, मुझे, है ना, मुझे, मुझको, मुझको, ठीक है, आदि जैसे शब्द आप बना सकते हैं, और भी सारे शब्द बन सकते हैं। ठीक है, हम से क्या बनेगा बताइए? हम से बनेगा हमें, हमको, हमें, हमको, ठीक है, हमसे, हमसे, बताइएगा हमें, हमको, हमसे, हमारा, हमारा, हमारी, ठीक है, लिखेंगे हमारी, और आदि जैसे शब्द, आदि जैसे आप शब्द बना सकते हैं, आदि जैसे शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जरा उदाहरण के माध्यम से हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे, उसके उदाहरण का लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला उदाहरण मैं क्या लिखता हूँ। थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इंक रिफिल कर लेता हूँ। तब तक आप देखिएगा जो भी मैं कुछ पढ़ाया हूँ, एक बार आप उसका देखिए, मैं रिफिल करता हूँ आपके सामने ही। मत कहेंगे सर कहाँ गायब हो गए। एक मिनट रुक जाइए, तब तक आप देखिए। एक मिनट, थोड़ा सा इंक गिर गया है मेरे हाथों पे। चलेगा, आइएगा। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो में रुकावट आ गया था। मेरे एक्चुअली व्हाइटनर सॉरी मार्कर की मेरी इंक खत्म हो गई थी। ठीक है, रिफिल कर रहा था इसको मैं। देखिएगा अब आपको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा तो ये कुछ इसके प्रायोगिक शब्द हैं, किसके? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब जरा आप इन्हीं शब्दों की सहायता से क्या बनाएंगे? हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण को बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपके पेपर में, अगर आपके एग्जाम में ये उदाहरण आ गया, ये वाक्य आ गया, पूछ दिया बताइए कि यह सर्वनाम का कौन सा भेद है, ये सर्वनाम की कौन से भेद का उदाहरण है। तो मैंने बताया ना कि मैं किसकी पहचान है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें सवाल किस प्रकार से पूछ सकता है, दो सवाल के कंडीशन इसमें बनते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ आपसे, ये तो एग्जामिनर सीधा प्रश्न पूछ देगा, बताइए कौन सा सर्वनाम है, और विकल्प में दे दिया निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बताइएगा मित्र आपका जवाब क्या रहने वाला है? मैंने बताया ना, मैं जो अपने बारे में बोध कराए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का हमें ज्ञान कराता है। ठीक है, यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसका भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का ही तो भेद है। तो आपका जवाब क्या रहेगा वहां पे? आपका जवाब वहां रहेगा कि भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ, यह इसका जवाब सही होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि आपसे प्रश्न थोड़ा सा और घुमा दे, थोड़ा सा और जटिल करने के लिए पूछ दे, बताइए मैं पढ़ना चाहती हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से भेद का उदाहरण है, तब बताइए मित्र आपका वहां जवाब क्या रहेगा। तब मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से कि आप समझ गए होंगे कि आप वहां पे सही जवाब देंगे, किसका सही जवाब होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बताइएगा इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? मैं पढ़ना चाहती हूँ, बताइए इसमें सर्वनाम ढूंढिए। मैं क्या है? मैं एक सर्वनाम है। आगे लिखते हैं। अब पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बताइए पढ़ने के लिए कहाँ जाना? पढ़ने के लिए विद्यालय जाना पड़ेगा। मैं स्कूल जाना। आप भी बनाने का प्रयास करिए मित्र, आप भी बनाने का प्रयास करिए और आप भी बना पाएंगे। ठीक है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा? हमें कल इंदौर जाना है। हमें कल कहाँ जाना है भैया? इनको इंदौर जाना है। चलिए इंदौर इनको हम भेज ही देते हैं। हमें कल कहाँ जाना है? हमें कल इंदौर जाना है। ठीक है, बताइएगा
आगे उदाहरण बनाने का प्रयास करिए। हमें कल इंदौर जाना है, और बताइएगा और क्या वाक्य बन सकता है। देखिएगा एक और वाक्य बन सकता है आपका, एक और उदाहरण, और तमाम प्रकार के आप भी बनाने का प्रयास करिए, आप भी बनाने में सक्षम हो पाएंगे। जरा समझिए, और बहुत ही आसान है, ठीक है। इन्हीं शब्दों की सहायता से आप बना सकते हैं। हमने कल नए कपड़े खरीदे। हमने कल नए कपड़े खरीदे, ठीक है। ये इसके कुछ उदाहरण है। अब जरा सा आप सर्वनाम शब्दों के ढूंढने की प्रयास करिए इन उदाहरण में। बताइए, मैं अभी बताया ना मेरे द्वारा, मैं और हम किसका प्रायोगिक शब्द है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का। बताइएगा, तो मैं यहाँ पे क्या है, एक सर्वनाम है। हमें कल इंदौर जाना है, किसको जाना है, हमें जाना है। हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें कल इंदौर जाना है। हमने कल नए कपड़े खरीदे, किसने खरीदे, हमने खरीदे कल नए कपड़े। हमारे दो मित्र थे, हम गए थे मार्केट और फिर हम अपने लिए कुछ कपड़े लिए, तो हमने कल नए कपड़े खरीदे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को वक्ता कहते हैं, वक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ता भी कहते हैं। क्योंकि वक्ता किसे कहते हैं, बोलने वाले को, जो अपने बारे में बोले। इसकी पहचान मैं बता रहा हूं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं, जो बोलता है। अभी मैं इस क्लास में वक्ता की भूमिका में हूं, मैं बोलने का कार्य कर रहा हूं, ठीक है। और आप क्या है मेरे भाई, आप श्रोता हैं, और श्रोता भी आगे आएगा, ठीक है, इसके दूसरे भेद में। तो इसको नहीं भूलना। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, वक्ता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बोलने वाला होता है। अब बोलने वाला जिन शब्दों की सहायता से अपने बारे में बात करता है, वो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, और उन्हीं शब्दों को यानी वक्ता को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बताइएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया कि नहीं। आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई बहन कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी, आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, सीख लिए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसके दूसरे भेद को पढ़ते हैं। आइएगा, आगे आइए, देखते हैं इसका दूसरा भेद क्या होता है, ठीक है। इसका दूसरा भेद होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा भेद कौन सा होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके प्रायोगिक शब्द क्या होते हैं, जरा देखिएगा। इसे हम क्या कहते हैं, मैंने बोला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को कहते हैं वक्ता, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को कहते हैं श्रोता। अब इसी एक शब्द की सहायता से हम इसको समझते हैं। मैंने कहा कि जब आपको अपने बारे में बोलना हो, ठीक है, तो आप इन शब्दों की सहायता से, मैं और हम जैसे शब्द की सहायता से ही तो आप बोलते हैं। लेकिन जब आपको किसी दूसरे पर्सन को बोलना, किसी दूसरे पर्सन से बात करना हो, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को कोई बात सुनानी हो, ठीक है, तो आप किन शब्दों का सहायता से बोलेंगे, आप किन शब्दों की सहायता से बोलेंगे कि आप उसे तुम करके बुलाएंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ भैया तुम और आप कह के बुलाएंगे, तुम और आप। यानी जब आपको सेकंड पर्सन से बात करनी है, ठीक है। याद रखिएगा कि इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते होंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, याद है। ये बिल्कुल वही चीज है, बस यहाँ पे अंतर क्या है कि हम इसे पूर्ण रूप से हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकंड पर्सन यू आर, एंड थर्ड पर्सन दे से इट। ऐसे होता है ना कि हमें इंग्लिश में नहीं पढ़ना, हमें हिंदी पढ़ना है, ठीक है। हम क्यों इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान दें। तो तुम और आप, जब हमें किसी दूसरे से बात करनी होती है, ठीक है, किसी सेकंड पर्सन से बात करनी होती है, तो हम तुम और आप जैसे शब्दों की सहायता लेते हैं। बताइए, हमें अगर सेकंड पर्सन से बात करनी है तो हम तुम और आप जैसे मित्र, इन्हीं शब्दों की सहायता से तो हम किसी से बात करते हैं, किसी श्रोता से बात करते हैं। बताइएगा, करते हैं कि नहीं। बोलेंगे हाँ भैया करते हैं। तुम और आप, और इसके साथ में कारक विभक्तियां से बनी वो सारी शब्द हम जरा बनाते हैं। तुम और आप से और क्या क्या शब्द बन सकते हैं, बताइएगा। तुम्हें बन सकता है कि नहीं, बोलेंगे हाँ भैया बन सकता है, ठीक है, तुम्हें बन सकता है। और क्या बन सकता है, बताइएगा। तुम्हें बन सकता है, तुम्हारा बन सकता है, तुम्हारा बन सकता है, बताइएगा। तुम्हें बन सकता है, तुम्हारा बन सकता है, तुमको बन सकता है, बताइएगा। तुमको बन सकता है। और क्या बन सकता है, बताइए। तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, बताइएगा। तुमसे, है ना।
आपसे बताइए, बताइए तुम और आप में क्या अंतर होता है, बताइएगा। तुम और आप में बहुत ही एक बेसिक अंतर है कि जो कोई हमारे जो कोई हमसे छोटा होता है उम्र में, हम उसे तुम कहते हैं, जो हमसे उम्र में बड़ा होता है उसे हम आप कहते हैं, और आपको आदर सूचक शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। ये आदर हम देते हैं, ठीक है। जो हमसे कोई बड़ा होता है तो उसे हम आप कहते हैं, ठीक है। और बताइए आपसे क्या बन सकता है, बताइएगा। आदि तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। बनाने का प्रयास करिए, आप बनाने का प्रयास करिए, बन जाएगा, ठीक है। आपसे बताइए, आपसे बन सकता है कि नहीं, आपसे बिल्कुल बन सकता है। आपको, आपको बताइएगा, आपको, आपसे, आपको, और बताइएगा और क्या बन सकता है, आपसे, आपको, आपका, इस प्रकार के प्रायोगिक शब्द इसके बन सकते हैं। कारक विभक्ति की सहायता से सारे बन रहे हैं। अब मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझिए, जब मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। आपसे, आपको, आपका, और बताइए आपकी, जैसे आदि प्रकार के शब्द बनेंगे, आदि प्रकार के क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे, ठीक है। मैं आदि लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के मेरे भाई कुछ प्रायोगिक शब्द होंगे, किसके, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब हम एक उदाहरण लिख के इसका अभ्यास करते हैं, ठीक है। यानी हर हाल में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होगा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने की, किसी सेकंड पर्सन से बात करने की आप जिन शब्दों की सहायता लेते हैं, ठीक है, उन शब्दों की पहचान तो बहुत ही सामान्य सी चीज है कि आप अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो मैं, हम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, आपका, आपको, इन्हीं शब्दों की सहायता से हम किसी से बात करते हैं। जैसे मैंने एक ही उदाहरण में लिखूंगा, एक ही उदाहरण आपको अपने घर पे बैठ के प्रयास करना है। आपको जब आप वीडियो, जब किसी भी समय आप मेरा ये वीडियो अगर अभी आप देख रहे हैं तो अभी आपको अभ्यास करना है इन शब्दों की सहायता से, ठीक है। जैसे मैंने बताया, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो। मैंने एक उदाहरण लिखा, मैंने क्या लिखा, तुम मुझे पसंद हो। अब मैं किसी सेकंड पर्सन से ये बात जाके बोल रहा हूँ कि तुम क्या हो, तुम मुझे पसंद हो। क्या मैं किसी हाथी घोड़े को बोल रहा हूँ, क्या मैं किसी घर को बोल रहा हूँ, पर्सन से ही तो बोल रहा हूँ, किसी जीवित प्राणी से ही तो बोल रहा हूँ कि तुम क्या हो, तुम मुझे पसंद हो। तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ही तो बात कर रहा हूँ। क्या मैं खुद से बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं खुद को पसंद हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम मुझे पसंद हो, मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बात कह रहा हूँ, ठीक है। बताएगा समझ में आया कि नहीं, बताएगा समझ में आया कि नहीं। तो इसी प्रकार के उदाहरण आप भी बनाने का प्रयास करिए, आप भी बनाने का प्रयास करिए, देखिएगा। एक और बन सकता है, बनाने का प्रयास करिए, तुम्हारा भाई बाहर खेलने गया है। देखिएगा, मैंने कहा तुम्हारा भाई बाहर खेलने गया है। मैं ये भी बात तो मैं किसी और से कह रहा हूँ, सेकंड पर्सन से कह रहा हूँ कि किसका भाई, तुम्हारा भाई कहीं देखो बाहर खेलने गया है, तुम्हारा भाई कहीं देखो बाहर खेलने गया है। मैं अपने बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी सेकंड पर्सन से ही तो कह रहा हूँ ये बात कि क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारा भाई बाहर खेलने गया है। अब जरा सर्वनाम शब्दों को पकड़िए, सर्वनाम शब्दों को इन वाक्यों में पकड़िए। बताइए तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है। बोलेंगे हाँ भैया आप समझ लिए हम कि तुम्हारा एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आपको इनमें क्या बातें याद रखनी है, इनमें इनके प्रायोगिक शब्दों को नहीं भूलना है। इनके प्रायोगिक शब्द हैं मध्यम में तुम और आप, और उत्तम में मैंने क्या बताया था, मैं और हम। इनके प्रायोगिक शब्द आप अगर याद कर पाएंगे, ठीक है, इनके प्रायोगिक शब्द अगर आप अपने मस्तिष्क में बैठा लिए तो उन प्रायोगिक शब्दों की सहायता से जितने भी उदाहरण आएंगे मेरे मित्र, आप उनका सही चयन कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। तो बताएगा इतनी बात मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझ में आई कि नहीं, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक के बारे में हम किसके बारे में बात करते हैं, श्रोता के बारे में बात करते हैं। श्रोता कौन होता है, सुनने वाला। अभी मैंने बताया कि उत्तम जब पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जाना था कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं, श्रोता कहते हैं। अभी मैं इस क्लास में बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ और आप मुझे सुन रहे हो तो क्या हो, आप श्रोता हो। मैं जब आपको बोल रहा हूँ तो आप और तुमको जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। जब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तो मैं शब्दों की सहायता से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं और हम किसकी पहचान है, भूलेंगे नहीं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान है। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रायोगिक शब्दों की पहचान है तुम और आप, और इन्हीं की सहायता से मित्र उदाहरण बनते हैं, ठीक है। तो बताइएगा इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं। मेरे द्वारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जो कुछ भी बताया गया, बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। देख लीजिएगा एक बार।
देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। चलिएगा आइएगा आगे देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप भी घर पे प्रयास करिएगा इन शब्दों की सहायता से उदाहरण बनाने का। आप बिल्कुल मेरे मित्र सक्षम होंगे। अगर आप अच्छे से सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो आप भी इसके उदाहरण आप बना पाएंगे। ठीक है, आगे आ जाइए और हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीसरे एवं अंतिम भेद के बारे में, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बड़ी कमाल की चीज है ये, देखिएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं इसे पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझिएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? हमने अब तक दो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों में क्या पढ़ा? पहला उत्तम पुरुषवाचक, जो वक्ता होगा, जो बोलने वाला होगा। बोलने वाला अपने संदर्भ में जिन शब्दों की सहायता से अपने बारे में परिचय देगा, सामने वालों को बताएगा, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और वो कौन कौन से शब्द थे? मैं और हम। उसके बाद आया मध्यम पुरुषवाचक, जहां दूसरी व्यक्ति की मौजूदगी होगी, उसकी मौजूदगी में हम उससे बात करते वक्त, जब हम दूसरों से बात करते वक्त जिन शब्दों की सहायता से बोलते हैं, जिन शब्दों की सहायता लेते हैं, उनके प्रायोगिक शब्द कौन से थे? तुम और आप। और तुम और आप किसकी पहचान है? मध्यम पुरुषवाचक की। अब तक हमने बात कर लिया फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बारे में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम बात करेंगे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, यानी मैं आपके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा, मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करूंगा। और जब हम किसी तीसरे व्यक्ति से बात करेंगे तो किन किन शब्दों की सहायता से हम बात करेंगे? देखिएगा, पहले मैं उन शब्दों को लिख रहा हूं, फिर उन शब्दों की सहायता से मैं एक वाक्य बनाऊंगा, फिर आपको मैं उस तीसरे पर्सन की, उस तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी को महसूस कराऊंगा। देखिएगा, यह वह, ठीक है, और भी बहुत सारे, ये वे इन्हें, ठीक है, सॉरी, ये वे इन्हें, उन्हें, ठीक है, उन्हें, आदि जैसे शब्द, आदि प्रकार के शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, जो तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करके बताए। अब जैसे मैंने लिखा वह, पहला एग्जांपल देखिए, वह ईमानदार लड़की है। आप जरा समझने का प्रयास करेंगे कि आप किस प्रकार से तीसरे व्यक्ति के एहसास की बात की है। देखिएगा, कहा जा रहा है कि वह ईमानदार लड़की है। यहाँ मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, समझने की बात यह है कि वह ईमानदार लड़की है। यहाँ आपकी ईमानदारी के बारे में बात नहीं हुई है, यहाँ मेरी ईमानदारी के बारे में बात नहीं हुई है। यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। ना मैं ईमानदार आपको कह रहा हूँ, ना मैं खुद को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वह ईमानदार लड़की। बताइएगा कि तीसरे व्यक्ति का एहसास हुआ कि नहीं? तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी हमें मिली कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया, हम अभी समझ में आ रहा है कि तीसरा व्यक्ति का एहसास, तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी इसमें मिल रहा है। बताइएगा और क्या बन सकता है? वह ईमानदार लड़की है। ठीक है, वह ईमानदार लड़की है। और बताइएगा और क्या वाक्य बन सकता है? निर्माण करिए आप, निर्माण करिए, बताइएगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं, इन्हें बाहर का, इन्हें की सहायता से बनाते हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। इन्हें बाहर का क्या दिखा दो? इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। अब जरा समझिएगा कि क्या इसमें कहा गया है कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। किसे बाहर का दिखा दो? इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। मैं आपको बाहर रास्ता दिखा नहीं रहा हूं, मैं खुद को बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहा हूं, मैं किसी तीसरे व्यक्ति को इशारा करके बोल रहा हूं कि इन्हें सुनो, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। तो बताइएगा, मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं कि नहीं? बताइएगा, मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं कि नहीं? ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए, ये अंतिम उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद आप भी प्रयास करिए, वे जा रही हैं,
अब बताइएगा, वे जा रहे हैं, इशारा करते हुए बताया जा रहा है कि वे जा रहे हैं, आप नहीं कहीं जा रहे हैं, मैं नहीं कहीं जा रहा हूँ, वे जा रहे हैं, ठीक है, वे जा रहे हैं, आप नहीं कहीं जा रहे हैं, मैं नहीं कहीं जा रहा हूँ, वे जा रहे हैं। तीसरे व्यक्ति का इशारा करके बताया गया कि नहीं कि वे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के शब्दों की सहायता से, ठीक है, आप तीसरे व्यक्ति के एहसास कर पाएंगे, मौजूदगी कर पाएंगे कि यहाँ अन्य पुरुषवाचक के बारे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में क्या बात की जाती है कि यह तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है। यह तीसरे, लिखेगा कहीं नोट करके लिख लीजिए कि यह तीसरे व्यक्ति के बारे में क्या करवाता है, बोध करवाता है। क्या करवाता है बताइएगा, बोध करवाता है। तीसरे व्यक्ति के बारे में अन्य पुरुषवाचक क्या करवाता है, मैंने बताया था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता होता है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बोध कराता है, तीसरे व्यक्ति के बारे में ज्ञान करवाता है। और उम्मीद करता हूं मेरे इन मात्र 3 उदाहरण के अभ्यास से आप उन तीसरे व्यक्ति की पहचान करना जान गए होंगे। बताइएगा वह क्या है, वह एक सर्वनाम शब्द है, इन्हें क्या है, इन्हें भी एक सर्वनाम है, वे क्या है, ये भी सर्वनाम है, और ये किस प्रकार के सर्वनाम है, जो तीसरे व्यक्ति की ओर एहसास कर, तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक समस्या जरा आ गई, जरा देखिएगा, एक समस्या क्या है कि आप कहेंगे, जो मेरे प्यारे मित्र, जो मेरे प्यारे भाई हैं, बहन है, अगर आप सर्वनाम पार्ट 1 पढ़े होंगे तो मैंने वहां बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम के जो प्रायोगिक शब्द होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के जो प्रायोगिक शब्द होते हैं वो होते हैं यह और वह। आपने तो हमें ये बताया था कि यह वह तो केवल निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। याद रखिए, मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान बताई थी। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है इसको मैं दूर कर दे रहा हूं, ठीक है। इतना आप एक बार देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा। देखिएगा, मैंने क्या कहा कि यह और वह तो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है, और यह वह तो यहाँ भी आ रहा है। तो ये किस प्रकार का भ्रम है, किस प्रकार का कंफ्यूजन है, जो एक प्रायोगिक शब्द अन्य पुरुषवाचक में भी जा रहा है और एक प्रायोगिक शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ रहा है। तो मेरे भाई, मैंने आपको सर्वनाम की पहचान पहले में देख लीजिए, लिख लेते हैं कि अन्य पुरुष, में ही लिख दे रहा हूं कि अन्य पुरुषवाचक जो होगा वह प्राणीवाचक का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, प्राणी। अभी मैं बता रहा हूं, अभी आप लिख लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं बस उससे मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। और जो निश्चयवाचक होगा, जो निश्चय होगा, ठीक है, सर्वनाम का पहला भेद मैंने आपको बताया था, निश्चयवाचक जो सर्वनाम होगा यह किसका बोध कराएगा, यह एक वस्तु का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, वस्तु का बोध कराएगा, ठीक है, वस्तु का बोध कराएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्राणी का बोध कराएगा। मैंने यहाँ पे जितने, अब जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा वह दौड़ने में तेज है, वह दौड़ने में क्या है, तेज है, ठीक है, वह दौड़ने में तेज है। और यहाँ बताइएगा वह मेरा घर है, ठीक है। प्रायोगिक शब्द समान है। जब जरा समझने का प्रयास करते हैं कि प्राणीवाचक से क्या हमें ज्ञान हो रहा है, वस्तु से क्या हमें, निश्चयवाचक में वस्तु का। देखिए, निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है भाई, जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, यानी आप किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करते हुए आप बताएंगे कि वह वस्तु मेरी है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। तो वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। बताइएगा, मैं निश्चयवाचक सर्वनाम की क्या पहचान बताया था आपको कि जब 2 सर्वनाम पड़ोसी, वह भी क्या है, एक सर्वनाम है। और मेरा कौन सा सर्वनाम है, बताइएगा मेरा कौन सा सर्वनाम है, बता पाएंगे अब कि मेरा, बताएंगे कि हमने आपने बताया था मेरा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है मेरा। तो मैंने आपको निश्चयवाचक सर्वनाम की पहली पहचान बताई थी कि जब 2 सर्वनाम पड़ोसी हूं तो ही वह जाके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, तो ही जाके वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। वह दौड़ने में तेज है। अब यहाँ देखिए, वाक्य क्या एहसास हमें कराने की कोशिश कर रहा है, वह दौड़ने में तेज है। यह एक वस्तु का बोध कराएगा। इसमें जब भी किसी निश्चित चीज के बारे में बात की जाएगी, वो किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात की जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है वह दौड़ने में तेज है। तो बताइए, क्या गाड़ी दौड़ने में तेज है, क्या घर दौड़ने में तेज है, क्या ये मार्कर दौड़ने में तेज है? जाहिर सी बात है, किसी लड़के के बारे में बात किया जाए, किसी जीवित प्राणी के बारे में, किसी लड़के या लड़की के बारे में बात किया जा रहा है कि वह दौड़ने में तेज
तेज है, वह किसमें तेज है, दौड़ने में तेज है। उम्मीद करता हूं मैं जो अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो इनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना कि निश्चयवाचक में भी प्रायोगिक शब्द यह वह होते हैं, और आपने अभी बताया कि अन्य पुरुषवाचक में भी यह वह शब्द आते हैं। जैसे मैंने लिखवाया था वह यहाँ तो स्पष्ट रूप से इस वाक्य में हो जा रहा है कि वह ईमानदार लड़का है। वह क्या है, वह ईमानदार लड़का है। ठीक है, तो वह ईमानदार लड़का, बताइए लड़का क्या एक वस्तु है? बोलेंगे नहीं भैया, लड़का वस्तु नहीं। लड़का क्या है? लड़का एक प्राणी है, लड़का एक सजीव प्राणी है। तो देखिए इसमें प्रायोगिक शब्द तो वही है, प्रायोगिक शब्द तो वही है, लेकिन आपको अंतर पता होना चाहिए कि जो प्राणी का बोध कराए वो पुरुषवाचक होता है, और जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए वही निश्चयवाचक होता है। हमें प्रायोगिक शब्दों से कोई ज्यादा विशेष मतलब नहीं होना चाहिए, हमें वाक्य को फील भी करना है, तभी हम निश्चित विकल्प का अपने पेपर में प्रश्नों का चयन कर पाएंगे। तो बताइएगा मित्र, मेरी इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। तो क्या बोलेंगे, क्या मैंने बताया कि अन्य पुरुषवाचक प्राणी का बोध कराएगा, ठीक है, निश्चयवाचक किसका बोध कराएगा, वस्तु का बोध कराएगा। निश्चयवाचक भी किसी विशेष, माफ करिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु के बारे में बोध कराया, जैसे वह मेरा घर है। देखिएगा, फिर मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, इसी का लिखता हूँ, ठीक है, यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, सॉरी मेरा नहीं होगा, मेरी होगा, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। तो देखिएगा यह मैंने बताया था ना, यह हुआ किसके प्रायोगिक शब्द है, निश्चयवाचक सर्वनाम के। और एक साथ ही साथ इसकी और पहचान बताई कि निश्चयवाचक किसका बोध कराएगा, निश्चित वस्तु का बोध कराएगा। यह मेरी कलम है, तो बताएगा क्या कलम इंसान है? क्या कलम इंसान है? क्योंकि यह तो अन्य पुरुषवाचक में भी तो आ रहा है, तो बताएगा कि अन्य पुरुषवाचक तो प्राणी का बोध कराएगा, जबकि निश्चयवाचक तो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएगा। और प्राणी का बोध आपको मैंने अभी यहाँ भी करवाया और यहाँ भी करवाया, और इन्हीं शब्दों की सहायता से मैं आपको निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का भी बोध तो कर रहा हूँ। तो बताइए कि वस्तु का भी तो बोध कर रहा हूँ, तो बताइएगा कि कलम क्या एक प्राणी है? बोलेंगे नहीं भैया, अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अन्य पुरुषवाचक सदैव प्राणीवाचक का बोध कराएगा और निश्चयवाचक किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएगा। अब हम समझ चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे अब तक। ठीक है, यह मेरी कलम है, कलम बताइए एक वस्तु है कि नहीं? कलम बताइएगा एक वस्तु है कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया, अब समझ में आ रहा है कि कलम क्या है, एक वस्तु है, यह मेरी कलम है। और देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की और पहचान मैंने बताया था, पहचान वही मैं दोहरा रहा हूँ कि जब दो सर्वनाम पड़ोसी हो, जब एक सर्वनाम पड़ोसी, एक बगल में दूसरा सर्वनाम बैठा हो, तो किसकी पहचान होगी? वो किसकी पहचान होगी बताइएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सर्वनाम पार्ट 2 के अंतिम अध्याय के अंतिम जो मैंने टॉपिक पढ़ा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, समझ में आया होगा, बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए बताइएगा, कमेंट करिए। और जहां कोई पॉइंट नहीं आता, मान लिया आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, मेरे आप वीडियोस को देख रहे हैं, मैं क्लासेस को देख रहे हैं, और जिस पॉइंट पे आपको जो चीज समझ में नहीं आती, आप प्लीज, आपसे निवेदन है कि आप कमेंट पुट कर दिया करिए। ठीक है, मैं उस कमेंट को बिल्कुल देखूंगा, और लगा किस सवाल का जवाब देना चाहिए तो मैं बिल्कुल अपने अगले किसी वीडियो में उस सवाल का जवाब बताते हुए मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, तो देखिएगा, फिर आप देख लीजिए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो ये आज हमारा इस क्लास का ये अंतिम अध्याय होने वाला है, यानी सर्वनाम पार्ट 2 आज हमारा इस क्लास के माध्यम से, इस दूसरे सर्वनाम पार्ट 2 हमारा सर्वनाम पूर्ण रूप से इस क्लास में खत्म हो रहा है। और मेरे प्यारे भाई बहन, उम्मीद करता हूं कि आप सर्वनाम पार्ट 2 भी सर्वनाम पार्ट 1 के जैसे सीख लिए होंगे। ठीक है, और बहुत कुछ आप सीख पा रहे होंगे, क्योंकि अब तक हमने संज्ञा और सर्वनाम को भी खत्म कर लिया। संज्ञा और सर्वनाम आज हम 2 अध्याय को खत्म कर रहे हैं यहाँ से, और मैं समझ पा रहा हूँ कि अब आप संज्ञा और सर्वनाम के बीच के अंतर को आप समझ पा रहे हैं। एक बड़े स्तर पे आप अब उन दोनों के बारे में आप सोच पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए मित्र, जब भी हम अपने समाज में किसी भी नई चीज की शुरुआत करते हैं, चाहे हम मेहनत कर रहे हो, चाहे हम घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हो, तमाम प्रकार की बाधाएं, संघर्ष तो हमारे जीवन में ही आते हैं। ठीक है, तो हम अपने परिवेश में कोई भी चीज, देखिए हमारे जीवन में तमाम प्रकार के संकट हैं, दुख हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमें इन चीजों में उलझना नहीं होता है।
ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति, हम अपने लक्ष्य को अगर समर्पित कर दें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ जाने से रोकते हैं। थोड़ी सी मैं सोचा बातचीत की जाए, ठीक है। अब बातचीत भी करना आपसे जरूरी है, केवल मैं पढ़ाऊं तो फिर कैसे काम चलेगा, थोड़ी आपसे बातचीत भी की जाए, मन की बातों को भी एक दूसरे से साझा किया है, तभी तो बातें आगे बढ़ेंगी। तो देखिए, जब भी हम समाज में रह के हम अपनी कार्य को कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारा और आपका क्या क्या पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, तो तमाम प्रकार की बाधाएं रहती हैं। तो हमें अपने जीवन में देखिए किसी भी चीज को अस्थायी रूप से हम ये सोच के बैठ जाएं कि वो कोई भी चीज, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुखी हो, ठीक है, हमें कोई भी चीज हमारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी, तो यह हम, मेरे भाई, ये हम सबसे बड़ा भ्रम पाल के अपने आप में रखते हैं। क्योंकि समाज में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है। स्वयं हमारा जीवन तो खुद ही अस्थायी नहीं है, स्वयं हमारा जीवन तो खुद ही अस्थायी नहीं है, तो फिर हम किसी और चीज से उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कल पता नहीं हम रहे या न रहे, कल पता नहीं ये समाज में लोग रहे या न रहे, तो फिर हम जब खुद से ही उम्मीद नहीं कर सकते तो हम अपने आसपास जो हमारे जीवन में उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो अस्थायी होंगे या नहीं। तो मेरे मित्र, आप इस जीवन में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है। एक निश्चित समय के लिए, चाहे आपका दुख हो चाहे वो आपकी खुशी हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, इस दुनिया में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, सारी चीजें अस्थायी रूप से हैं, ठीक है। अगर आप आज दुख हैं तो कल आप सुखी भी होंगे, अगर आप सुखी हैं तो एक निश्चित समय बाद आपको दुख के में भी जाना है, ठीक है। तो मैं आपको जरा दो पंक्ति सुनाता हूँ, जरा दो पंक्ति सुनिएगा, ठीक है। दो पंक्ति सुनने के साथ मैं आज अपने इस क्लास को खत्म करूंगा। तो किस प्रकार है वो दो पंक्ति, जरा सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे पद लिख लिए, फिर मैं इस पंक्ति को सुनाता हूँ। पंक्ति कुछ इस प्रकार है, मेरे द्वारा लिखा गया है कि जो गया उसे जाने दो। क्या था पंक्ति? कि जो गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो। जो गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो, और तुम उन नजरों की हिफाजत करो जो तुमसे उम्मीद करती हैं। मेरे मित्र, तुम उन नजरों की हिफाजत करो जो तुमसे उम्मीद करती हैं, और तुम उन नजरों को छोड़ो जो तुम्हें ना उम्मीद करती हैं। तो चलिए, आज अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं और आज अपने सर्वनाम पार्ट 2 की क्लास को यहीं खत्म करता हूं। चलिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।